न्यूटन लॉज Recording ऑफ in मोशन, ठीक है। progress. ओके, ये चैप्टर में हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भैया एक पार्टिकल है, वो इतनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, एक और पार्टिकल इतनी स्पीड से जा रहा है, कब कोलाइड करेंगे, राइट, मतलब कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये सब पढ़ रहे थे, राइट। अभी हम मोशन को पढ़ रहे थे। अभी तक हम मोशन को पढ़ रहे थे, राइट, कि कितना टाइम लग रहा है, कितनी रेंज है, कितनी दूर जा रहा है, राइट, ये सब पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे उस मोशन के कॉज को, ठीक है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द मोशन, ठीक है, कि मोशन हुआ क्यों, ठीक है, मोशन हुआ क्यों, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम कहानी शुरुआत करते हैं ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। चलिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एनएलएम बोल देते हैं, ठीक है। देखना आप जरा, बचपन से आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है ना, एफ इज टू एम ए, बताइए जरा फटाफट। बचपन से एक इक्वेशन सबने पढ़ी है, ये बस सब बता दो, सबने पढ़ी है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, पढ़िए, पढ़िए ना, ठीक है। अब जरा देखना, मेरे को एक बात बताओ कि क्या सीन है, जरा देखना। इसमें ना एक काम करते हैं, एक ब्लॉक ऐड कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉक का बहुत ज्यादा काम है इसमें। ये वाला कर लेते हैं, हाँ। यहाँ पे एक ब्लॉक है, यार नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाया करो, ठीक है। 2 kg का एक ब्लॉक है, जरा फटाफट आंसर बताते रहना, ठीक है। मैं बेसिक्स उठा रहा हूँ अब, ठीक है, ध्यान से सुनना, वरना फिर एडवांस के सवाल भी नहीं बनाऊंगा कभी। 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन बताओ जरा फटाफट। तुम लोगों ने कहा कि भैया एफ इज इक्वल टू एम है, सही फोर्स है, एक्सेलरेशन बता दो। 8, 8 किसने बोला, 8 किसने बोला, ठीक है, ओके। ये तो किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया सरफेस में फ्रिक्शन है नहीं है, मतलब सरफेस, तुम्हें पता है सरफेस, इतना तो आई गेस 9 से पढ़ के आए हो कि भैया सरफेस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन वाला और नॉन फ्रिक्शन, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें दिमाग में ये रखना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, बेसिक एफ इजिकल्स टू एम ए लगाया, ठीक है। एफ इजिकल्स टू एम ए, अगर हम एफ इजिकल्स टू एम ए को सही मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, ठीक है। एफ कितना है 4, एम कितना है 2, ए कितना आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहली क्लास हमेशा बेसिक होती है, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने सेम केस लिया, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैंने चार्ट ऑफ कर, रुको, मेरे को ना लेवल उठाना है, वरना डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा बीच बीच पे, इसे रुक जाओ, ठीक है। तो लेवल की टेंशन मत करना, शायद तुम्हें स्टार्टिंग में लगे कि भैया क्या बेसिक पढ़ा रहे हो, बट लास्ट वाला लेक्चर ना हमारा फिर कल जैसा हो जाएगा, ठीक है, कि पाथफाइंडर पे पाथफाइंडर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और काइनेमेटिक्स के जितने भी रिमेनिंग पाथफाइंडर के क्वेश्चन है वो मैं एक दिन लेके डाल दूंगा, ठीक है, 2-3 घंटे लेके हम लाइव क्लास में वो हम कर देंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा कब होगा, वो पहले अपडेट कर दूंगा, एक हफ्ता पहले। चलिए, सेम कंडीशन है, हमने एफ इजिकल्स टू एम को सही बोला, राइट, ठीक है। यहाँ पे 4 न्यूटन लगाया, 4 न्यूटन लगाया, और पीछे की तरफ 8 न्यूटन लगाया, पीछे की तरफ 8 न्यूटन लगाया, 2 किलो का ब्लॉक है, ठीक है। फटाफट बस आंसर देंगे, ठीक है, कोई और बातें नहीं करना, कोई और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, बस आंसर जितना भी पूछ रहा उतना बताना। आंसर बताओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, कितना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2 है या -2 i कैप है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, डायरेक्टली टू मत बोलो, मैं मैग्नीट्यूड नहीं पूछा एक्सेलरेशन का। सौरदीप तुम -2 नहीं बोलोगे, बस -2 i कैप बोलोगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ रहा है इसमें, -2 i कैप आ रहा है, ठीक है। बट तुम लोगों ने तो एफ इजिकल्स टू एम ए को सही बोला था, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एफ इजिकल्स टू एम ए सही है, तो मैं कोई सी भी फोर्स उठा लूं, लेट्स से मैंने 4 उठा ली, एफ की जगह मैंने 4 रख दिया, एम 2 है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मैंने अब एफ को 8 रख लिया, 8 = 2 है, ए कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक टाइम पे पार्टिकल के 2 एक्सेलरेशन कैसे हो सकते हैं, एक टाइम पे पार्टिकल के 2 एक्सेलरेशन कैसे हो सकते हैं। तुमने अगर एफ इज इक्वल टू एम ए, हमने ऊपर भी एफ इज टू एम ए लगाया, राइट। अगर तुमने एफ इज इक्वल टू एम ए को सही बोला है कि भैया यही हमारी करेक्ट इक्वेशन है, तो एफ की जगह तुम कोई सी फोर्स रख सकते हो, राइट। यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि तुम्हें कौन सी फोर्स रखनी है, इस बॉडी पे जितनी भी फोर्स लग रही है तो उसमें कोई सी भी फोर्स उठा के रख सकते हो, तो एक्सेलरेशन सेम आना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है,
कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरे पे दो दो एक्सेलरेशन आ रहे एक बॉडी के, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि भैया हमारी जो एफ इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन थी, दैट वाज नॉट द अल्टीमेट करेक्ट इक्वेशन, राइट। ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं बस, है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए। अजिंक्य नहीं, तुम गलत सोच रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। अजिंक्य तुमने फोर्स का सम किया ना, अजिंक्य तुमने फोर्सेस का सम किया ना, वेक्टर सम किया ना तुमने फोर्सेस का, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुमने एफ लिखा है, यहाँ पे बस तुमने एफ इक्वल टू एम ए लिखा है। जब तुम वेक्टर सम कर रहे हो फोर्सेस का, तो नेट एफ आना चाहिए, वो एफ नेट आना चाहिए इक्वल टू एम ए, है ना। तुम खुद ही अपने आप करेक्ट इक्वेशन बोल रहे हो। अजिंक्य बात समझ आई कि क्या डिफरेंस है एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में? समझ आ गया, ठीक है। तो यही गलती नहीं करनी अपने को, ठीक है। सबसे पहले मिसकंसेप्शन खत्म। ओके, अच्छा सुचित को, ठीक है ठीक है। अच्छा अभी जितना मैं पूछा उतना बोलना, ठीक है, जितना पूछा उतना बोलना, ठीक है। तो यहां से हमें करेक्ट इक्वेशन क्या मिली, जरा फोकस करना। सबसे सबको एक चीज पता है क्या, मेरे को बताना सबको एक चीज। अरे यार, जस्ट गिव मी अ मिनट। कोल्ड होता है ना तो बाय गॉड इतनी इरिटेशन होती है बार बार। अच्छा, सबको मोमेंटम पता है क्या, मोमेंटम क्या होता है? नहीं पता तो मैं लिखवा दूं। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर, ये होता है हमारा मोमेंटम, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा फोकस करना, ठीक है। ओके, यहाँ पे चलो चलो देखिए, देखना जरा, मैं एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना रहा हूँ। अभी हम फ्रिक्शन को डील ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब हर केस में आप यहाँ से फ्रिक्शनलेस सरफेस लेंगे, ठीक है, फ्रिक्शनलेस। ये ब्लॉक है हम पे, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको राइट की तरफ 2 किलो का, सॉरी 2 न्यूटन का फोर्स दे दिया। इसका मास 2 किलोग्राम था, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको पता है कि एक काम करो, एक और फोर्स ले लो, पीछे की तरफ फोर्स ले लो, एक पीछे की तरफ फोर्स ले लो। लेट्स से पीछे की तरफ आपने 8 न्यूटन लगाया। यार आज थोड़ा ना क्या है, कोल्ड ज्यादा आया हो रखा है, ठीक है। पीछे की तरफ आपने 8 न्यूटन लगाया, ठीक है, ओके। आपको एक्सेलरेशन पता है कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन बताओ जरा फटाफट, कितना होगा एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरफ होगा एक्सेलरेशन इस बॉडी का, किस तरफ होगा? -3 i कैप, वेरी गुड। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब -i कैप की डायरेक्शन, राइट। और 3 मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है, ओके। तो आपने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है, आप एक्सेलरेशन कभी भी लिखने जाते हो, आपने किया क्या है, आपने यहाँ पे एफ नहीं लिया है, आपने यहाँ पे एफ नेट लिया है। आपने आपने यहाँ पे क्या लिया है, एफ नेट लिया, ठीक है। एफ नेट क्या होता है मेरा, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। अब फोर्सेस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप वेक्टर के साथ लिखोगे, एफ नेट क्या है मेरा, 2 i कैप एंड -8 i कैप। तो एफ नेट कितना आ रहा है मेरा, -6 i कैप। और यही जो आपका एफ नेट होता है, ये आपको पता है किसके बराबर होता है, डीपी वेक्टर बाई डी के। ये जो आपका एफ नेट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। हम नेट फोर्स को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, हम नेट फोर्स को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसी भी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर है, ठीक है। ऐसे डिफाइन किया गया, अब इसके पीछे लॉजिक नहीं है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ऑब्जर्वेशन से हमने इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। कि हमारा जो नेट मोमेंटम है, सॉरी नेट फोर्स है किसी भी बॉडी पे, वो उसका मोमेंटम चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात सबको समझ आ गई क्या? ठीक है, अब मेरे को बताओ कि मोमेंटम को मैं मास टाइम वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूँ, राइट, एनी टाइम। मैं मोमेंटम को एनी टाइम मास टाइम वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा जो एफ नेट वेक्टर आ रहा है, वो मेरा डी ऑफ मोमेंटम को मैंने एम इंटू वी वेक्टर लिख दिया बाई डी टी, इसके बराबर आ रहा है क्या, बताना जरा। ओके, तो यहां से, ठीक है, हम जब सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, पूरे एनएलएम में तुम्हें पता होगा कि भैया अभी हम ना पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हम कोई अभी रिजिड बॉडी के बारे में डील नहीं कर रहे, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स और रिजिड बॉडी में कितना फर्क है अभी वो बताने वाला हूँ, ठीक है। वही मिसकंसेप्शन आता है थर्ड,
वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पहले पहले अभी तक हम जितने भी मासेस के बारे में बात करेंगे वो सारे कांस्टेंट मासेस होंगे, कि समय के साथ मास में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो एक जैसे एक बॉटल वाटर बॉटल है, ठीक है, आई गेस पानी की बात आ रही है, ठीक है। ओके, जैसे एक वाटर बॉटल है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम। मैं इसको अगर सेफली ले गया कि ये टूट वूट नहीं रही, राइट, सेफली अगर मैं इसको मसूरी ले गया तो भी मास कितना होगा, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो मास का कोई वेरिएशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसमें मैं क्या डिफरेंशिएशन के बाहर एम को कांस्टेंट ले सकता हूँ, फटाफट बताओ। अगर मेरा मास कांस्टेंट है तो क्या मैं एम को बाहर ले सकता हूँ क्या डिफरेंशिएशन के, बताओ जरा फटाफट। एम को मैं बाहर लिया मैंने क्योंकि मास को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। अंदर क्या बचा, डीवी वेक्टर बाय dt, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया क्या, समझ आ गया क्या सबको, बताओ जरा फटाफट। ठीक है, ये है हमारी एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल हु हैव कांस्टेंट मास, जिसका मास टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन। सबको समझ आ गया कि भैया एफ नेट वेक्टर क्या होता है, मेरा एम इंटू ए वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। अब जरा ऊपर वाली कंडीशन में लगा के देखो, देखो ऊपर वाला जो केस है, ये वाला केस, इसमें डिस्कस करके देखो इसको। इसको नीचे ले आता हूं, देखो आपने क्या बोला, आपको पता है कि भैया एफ नेट वेक्टर मेरा एम इंटू ए के बराबर होता है। एफ नेट वेक्टर मेरा एम इंटू ए वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। ओके, ये एफ नेट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से देखो एफ नेट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 i कैप। कितनी आ रही है, -6 i कैप। मास कितना है, 2। मास कितना है, 2 किलोग्राम इंटू ए वेक्टर। क्या ए वेक्टर आपका ऑटोमेटिकली -3 i कैप आ गया क्या? इन सबको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत गलती हो जाती है, कॉन्सेप्ट हिले हुए है ना तो बहुत गलती हो जाती है। क्या आपका ए वेक्टर -3 i कैप आ गया, बताना जरा फटाफट। सबका ऐसे ही आया, सबका ऐसे ही आएगा। तो एक मिसकंसेप्शन दूर हो गया कि भैया किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है, राइट, एफ इज हमें करेक्ट इक्वेशन नहीं है। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन है, बट हमें अभी तक हम सेंटर ऑफ मास में नहीं जा रहे, हम बस एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तक ही डील कर रहे हैं, ठीक है। सबको बात समझ आ गई इतनी, ओके। अब जरा फोकस करना, ठीक है। ओके, ये बात होगी तुम्हारी मिसकंसेप्शन नंबर 2, ओके, ठीक है। अच्छा, न्यूटन का मैं लिखवा नहीं रहा उन सब चीजों को, टाइम वेस्ट नहीं करना। न्यूटन का पहला नियम सबको याद है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि भैया अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो वो चलती रहेगी, राइट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। सबको याद है। फिर कोई पूछता है मेरे से कि अगर भैया मैं रियल लाइफ में किसी बॉक्स को धक्का दे दूं, कांस्टेंट वेलोसिटी दे दूं, तो वो तो रुक जाता है। क्या रीजन है उसके पीछे का, बताओ जरा फटफट। कॉन्सेप्ट देखते कितने अच्छे हैं, मतलब कितना सोच पाते हो ठीक ठाक। ओके 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 ओके, ठीक है। आई गेस सबको पता चल गया कि भैया रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है। एयर रेजिस्टेंस, वेरी गुड रिदम। एयर रेजिस्टेंस भी होता है, फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है। पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम हो गया, राइट, कि कोई ब्लॉक अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ तो रेस्ट पे ही रहेगा अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो वैसा ही चलता रहेगा अगर मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये हो गया न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम न्यूटन का यही वाला था, यही वाला था दूसरा नियम, एफ इज टू एम ए जो आता है ना हमारा, यही था न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। कि किसी भी बॉडी पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। ये था न्यूटन का दूसरा नियम। तीसरा नियम है न्यूटन का एक्शन रिएक्शन पेयर, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर देखिए होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यही पे डिस्कस हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, मैंने इसमें इतना टाइम नहीं दिया बिकॉज तुम्हें भी पता है कि भैया ये सब बहुत फालतू चीज होती है, ठीक है। हमारा मेन तो सेकंड इक्वेशन ऑफ जो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है वो सबसे ज्यादा मेन है अपने लिए, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बाकी तुम लोग देख लो, कोई बात नहीं। एक्शन रिएक्शन पेयर देखिए, लेट्स से कि मेरे सामने एक दीवार है, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मेरे सामने एक दीवार है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस दीवार पे अपने हाथ से आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि भैया दीवार के अंदर हाथ नहीं गया। रुको इसको ना पीछे कर लो ना, कोई कहेगा दीवार के अंदर हाथ कैसे चला गया, ठीक है। लाइट वाइट में मत जाओ, अभी जितना पढ़ा रहा है उस पर फोकस कर लो, अभी वैसे टाइम कम है। सुनो, फोकस करना। जैसे मैंने वॉल पे, रुको यार मैं चार्ट ऑफ ही कर दूं, चार्ट ऑफ ही कर दूं। यार टॉपिक, अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर डिस्ट्रैक्ट मत करा करो, रुक जाओ, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे वॉल को मैंने अपने हाथों से, जरा सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा, ठीक है।
चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मेरा हाथ इन्वॉल्व है, वॉल इन्वॉल्व है, ठीक है। मैंने अपने हाथ से वॉल पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन से मुक्का मारा, ठीक है। 4 न्यूटन से मुक्का मारा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन पेयर क्या होगा कि वॉल भी मेरे को, मतलब वॉल भी मेरे हाथ पे, मतलब वॉल भी मेरे हाथ पे पीछे की तरफ 4 न्यूटन ही लगाएगा, ठीक है। बस डायरेक्शन चेंज हो गई है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो गई है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। तो को पूछे मेरे से कि भैया क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? डेफिनेटली यही दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, मेरे हाथ ने उसके गाल पे मारा, ठीक है, तो उसका गाल भी मेरे हाथ पे मारेगा उतने ही से, ठीक है। मेरा गाल भी, उसका गाल भी मेरे हाथ पे मारेगा उतने से ही। बात समझ आ गई? यही सब एक्शन रिएक्शन पेयर है। बात समझ आ गई कि सबको बताना जरा। फिर इसका एक कॉमन एग्जांपल लेंगे जहाँ पे बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। सबको बात समझ आ गई क्या? फटाफट बताओ। बात क्लियर है एक्शन रिएक्शन पेयर की कहानी? ओके, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए हम फटाफट। चार्ट ऑन कर दी मैंने, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम पे एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m। हम पे एक ब्लॉक है ऑफ मास m, ठीक है। m मास है इसका, कोई भी रैंडम मास है, ठीक है। ओके। अब तुम्हें पता है कि भैया अगर तुम्हें बेसिक बेसिक तो आता होगा ना थोड़ा, कि भैया नीचे की तरफ mg लगता है इस पे, राइट? नीचे की तरफ mg लगता है। अभी अगर नहीं आता तो मत जाना, इस पे कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ये सब, ठीक है। नहीं आता तो मत जाना, नहीं आता तो मत जाना, मैं पढ़ाऊंगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है, इतना बेसिक तो आएगा, सबको पता होगा, राइट? स्कूल वूल जाते हैं सब बच्चे, तो इतना तो पता हो कि भैया नॉर्मल, एक नॉर्मल फोर्स करके होती है और एक mg होता है, राइट? ये होता है, ठीक है। ओके। अब आपको अब आपको इतना आइडिया कि भैया ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो क्या टोटल ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू टोटल नीचे वाली फोर्स होनी चाहिए? बताओ जरा। क्या मेरा एन एम जी के बराबर होना चाहिए? कि भैया अगर मेरा ब्लॉक यहीं पे पड़ा हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा, तो क्या मेरा एन एम जी के बराबर होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। ओके। अब बच्चे पता क्या समझते हैं? बच्चे ये समझते हैं कि हमारा जो एन और एम जी है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। बच्चे ये समझते हैं कि हमारा जो एम एन है नॉर्मल है, और वेरी गुड रिदम, बच्चे समझते हैं कि हमारा जो एन है और एम जी है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, जरा ध्यान से सुनना। हमने जब वॉल वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, ऑब्जर्व करना जरा चीजों को, ठीक है। वॉल वाला एग्जांपल लिया, मैंने अपने हाथ से वॉल पे मारा, तो वॉल ने मेरे हाथ पे मारा, ऐसे, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि एमजी लगा कौन रहा है? एमजी के धरती माता लगा रही है नीचे जो है, ऐसे। एमजी धरती का सेंटर लगा रहा होगा, कोर है ना, एमजी लगा रहा होगा। एमजी, सॉरी, धरती वाला कोर, धरती जो है वो ब्लॉक पे नीचे की तरफ एमजी लगा रही है, धरती जो है वो ब्लॉक पे नीचे की तरफ एमजी लगा रही है। तो ब्लॉक को भी धरती पे ऊपर की तरफ एमजी लगाना पड़ेगा, तो ब्लॉक को भी धरती को ऊपर की तरफ एमजी से खींचना पड़ेगा, वो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ठीक है। अगर इस सरफेस ने, इस पिंक वाले सरफेस ने, ये वाला जो सरफेस है ये, अगर इस सरफेस ने ऊपर की तरफ, अगर इस सरफेस ने ऊपर की तरफ एम वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ एन फोर्स दिया है, ठीक है, तो ये ब्लॉक भी, ठीक है, क्योंकि ये एन वाला जो फोर्स दिया है नॉर्मल फोर्स, ये सरफेस ने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ दिया, राइट? तो ये ब्लॉक भी इस सरफेस को नीचे की तरफ एन वाला फोर्स देगा, ठीक है। ब्लॉक भी इस सरफेस को नीचे की तरफ एन वाला फोर्स देगा। सबको एक्शन रिएक्शन पेयर की कहानी समझ आ गई क्या? बताओ जरा फटाफट। ठीक है। अजिंक्य बोलो यार, डीपी बाई डीटी में क्या डाउट है? बोलो अजिंक्य। सबको बात समझ आ गई क्या? एन एन इज एम जी वाली? सबसे पहले ये बताओ। यार इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिखा करो, मैंने बार बार बताया, इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिखा करो, नहीं पढ़ा जाता। क्या हर एक फोर्स के लिए मोमेंट, एक मोमेंटम का कंपोनेंट है जिसका, क्या हर एक फोर्स के लिए एक मोमेंटम का कंपोनेंट होता है जिसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वो फोर्स है? एक टेंशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक मोमेंटम। अजिंक्य तुम खुद को भी कंफ्यूज कर रहे हो और हम सबको कंफ्यूज कर रहे हो। अभी जितना बता रहे हो उतना कर लो, आगे जाके वो अपने आप ही खुल जाएगा, जब हम मोमेंटम कोलिजन वगैरह में पड़ेगा ना, सेंटर ऑफ मास कोलिजन में, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि सबको एक्शन एक्शन पेयर तक कहानी? बताओ। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो वो पूछ लो। मोमेंटम हम यहाँ पे कंप्लीटली नहीं पढ़ते हैं, हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो वहां पे जितने भी डाउट्स होंगे मोमेंटम के वहीं पे ले लेंगे। अभी तुम इसका काम भी नहीं है, तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम का काम भी नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया। बाकी अगर तुम एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी जानो तो भी तुम्हारे लिए वर्क चल वर्क वर्क हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए
आई गेस इतनी कहानी सबको डन है, राइट? ठीक है, अब देखिए जरा फोकस करना, ठीक है। थर्ड मिसकंसेप्शन जो कि आई गेस क्लियर कहीं कमी की जगह किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली तुम कभी भी अगर सवाल देखो ना, बुक वगैरह में भी अच्छे से गिवन नहीं होता, कभी भी सवाल दो, ठीक है। देखो वो पता क्या करते हैं सवाल में, जरा देखना। आई गेस अगर किसी ने एनएलएम पढ़ा हुआ है, तो एक ब्लॉक है ऑफ मास 2 किलोग्राम है ना? ब्लॉक है मास 2 किलोग्राम है, ठीक है। देखना जरा, मैं सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर रहा हूँ आज, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, राइट? ओके। कह देते हैं कि भैया देखो हमने ना क्या किया, इसको एक रस्सी से बांध दिया। कह देते हैं कि भैया हमने ना इसको एक रस्सी से बांध दिया, ऐसे ऐसे। ऐसे ही कुछ किया हुआ है क्या सबने? ऐसा ऐसा कुछ किया हुआ है क्या सबने, बताना जरा। किया हुआ है ना? हाँ ठीक है, किया हुआ है, ठीक है। एनएलएम में पढ़ाते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तुमसे पूछते हैं भैया इसकी टेंशन बता दो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दो, ठीक है। तुम बोलते हो भैया ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 है, बिकॉज रस्सी इन एक्सटेंशन होती है, टेंशन एमजी की टेंशन 20 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, उसमें मत जाना भी टेंशन वगैरह क्या होता है, जिससे जिसको बिल्कुल नहीं आता, अभी इन सब पे मत जाना। मैं बस जिनको आता है उनके लिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तुम तो अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो एक्चुअली पता है इसके पीछे की फिजिक्स हो क्या रही है। इसके पीछे की फिजिक्स ये हो रही है कि हम पे, अगर मैं इसके डेप्थ में जाऊं कि भैया अंदर से हो क्या रहा है, अंदर कैसे चीजें फंक्शन कर रही है, तो देखो मैं इसी को अगर थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लूं, एक्चुअली में पता है क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना हम पे, एक्चुअल में बस ये तुम्हें दिखाने के लिए 2 किलोग्राम का ब्लॉक बनाया गया है। एक्चुअली में यहाँ पे कोई ब्लॉक है ही नहीं। ये तुम्हारा एक पॉइंट मास है। ये ये तुम्हारा एक ऐसे पॉइंट मास है जिसका मास 2 किलोग्राम है। एक ऐसा पॉइंट मास है जिसका मास 2 किलोग्राम है, ठीक है। अब अगर ऐसा मैं बनाऊं, देखो अगर मैं ऐसा बनाऊं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तुम्हें जमेगा नहीं, फील नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम एनएलएम में ये बनाते हैं। मिसकंसेप्शन क्लियर है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं हुआ सौ में, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, थोड़ा जल्दी आया करो यार, थोड़ा जल्दी आया करो। अ, ये मिसकंसेप्शन ठीक है क्या कि भैया अगर मैं एनएलएम में कहीं भी ब्लॉक देख रहा हूँ, दैट्स नॉट एक्चुअल ब्लॉक, उसको पॉइंट मास है वो, ठीक है, वहां पे पॉइंट मास है, वो एक्चुअल ब्लॉक नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि अगर एक्चुअल ब्लॉक होता तो क्या होता, ठीक है। अगर एक्चुअल ब्लॉक होता तो क्या होता, देखिए आप खुद फील लीजिए, ठीक है, खुद फील लो, खुद सोचो कि एक्चुअल ब्लॉक होता तो क्या होता। देखो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आप कोई चार्ट मत करना, कोई चार्ट नहीं, ठीक है, कोई चार्ट नहीं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कोई भारी चीज को, अगर मैं कोई भारी चीज को कॉर्नर से पकड़ता हूं, तो क्या वो टिल्ट हो जाती है क्या? जैसे अगर मैं कोई बड़ा सा लाइक यू के कोई टेबल ले रहा हूँ लकड़ी का, ठीक है, जो मतलब जिसके कोई लेग नहीं है, बस उसका जो ऊपर वाला वुड होता है जहाँ पे हम कॉपी वगैरह रखते हैं, बस वो है, ठीक है। अगर मैं उसको कोने से पकड़ूं तो क्या वो आगे से टिल्ट हो जाता है क्या? बताना जरा। अगर मैं उसको कोने से पकड़ूं, राइट, कोने से पकड़ूं, अरे ऐसे देखो ना, ऐसे सोचो, ये एक टेबल था, राइट, ऐसे कुछ टेबल था ऐसे, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, राइट, तो ये थोड़ा ऐसे बेंड होने लग जाता है, ऐसे ऐसे, थोड़ा नीचे जाने लग जाता है, टिल्ट होने लग जाता है, ठीक है। ओके, बट अगर मैं इसी को बिल्कुल इसके सेंटर से पकड़ लूं, ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ये कभी ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? ये कभी ऑब्जर्व किया क्या? किया है ना? तो यही सेम फंडा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो जरा, यही सेम फंडा यहाँ पे लगेगा, देखना जरा। अगर मैंने ये जो रस्सी मेरी कनेक्टेड है, अगर ये ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन बनेगी कि भैया टेंशन हमारी 2 किलोग्राम है, सॉरी 20 न्यूटन है, और जो हमारा ये है, जो हमारा एक्सेलरेशन है इसका वो 0 है, तो बिल्कुल सही बनता है। बट अगर मैंने कहा कि भैया अगर ये रस्सी मेरी सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा? अगर ये रस्सी मेरी सेंटर से कनेक्टेड ना होकर और ऐसे कनेक्टेड है, तो क्या होगा बताओ? अब मैं ये एक्चुअल ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं, अब ये मैं एक्चुअल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये जो था ये मैं पॉइंट मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो चीजें थी ये मैं पॉइंट मास की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एक्चुअल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअल दो मतलब 20 किलोग्राम को 2 किलोग्राम को जो ब्लॉक दिख रहा होगा, जिस पर वुड होगा, एक्चुअल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, क्या होगा? ओके, क्या बस टिल्ट होगा? बस टिल्ट होगा, बस और कुछ नहीं होगा क्या? बस टिल्ट होगा? सोचो, थोड़ा सोचो, सोचो खुद से सोचो, क्या ब्लॉक बस टिल्ट होगा, घूम जाएगा,
घूम जाएगा, ऑस्सिलेशन करेगा, वेरी गुड, ऑस्सिलेशन करेगा, जितना दिमाग है लगा दो, जितना दिमाग है लगा दो। एक्चुअली तुम लोगों ने भी, हाँ, रोटेशन, रोटेशन, अगर तुम लोगों ने ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ा है, प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशनल, तो आई गेस तुम समझ गए कि भैया कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन रोटेशन होगा। ठीक है, खैर छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे सबको इतना, मेरे को इतना फील दिलाना था कि भैया अगर ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, अगर ऐसे बिल्कुल रिजिड ब्लॉक है, तुम्हें दिख रहा है, राइट, एनएलएम की बात कर रहा हूँ, जब तक मैं रिजिड बॉडी नहीं लिखता वहां पे, तब तक तुम्हें इसको पॉइंट मास ही कंसीडर करना है, ऐसे कंसीडर करना है। बात समझ आ गई सबको? बात समझ आ गई क्या सबको? अजिंक्य कभी भी कोई भी आंसर दो ना, मैं तुम्हें बात बताऊं, अजिंक्य सुनो, कभी भी अगर कोई आंसर दो ना, ट्राई करो सबसे सिंपलर वर्ड्स में बोलने का, ठीक है, सबसे सिंपलर वर्ड, मतलब कि ऐसा चीज हो कि किसी नॉर्मल इंसान को भी समझ आ जाए। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहता है आंसर देते वक्त। चलो, ठीक है, आगे सबको चीजें समझ आ गई, ठीक है, तो इसको मैं नोट्स में रख देता हूँ। मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ, इसको नोट्स पे रख देता हूँ, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब ऐसा ऐसे आंसर, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी बच्चा रिलेट कर सकता है अपने आसपास, ठीक है। तो उसका आंसर भी ना थोड़ा वैसा, लाइक कभी अगर तुम फॉर्म इनफॉर्मली आंसर दे रहे हो ना, मतलब ऐसे ही चलते फिरते या किसी दोस्त से बात करते करते या वैसे ही नॉर्मली आंसर दे रहे हो, कोई प्रॉपर नहीं लिख रहे, ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई कि तुम सबसे सिंपलर वे में समझा सको, क्योंकि अगर तुम किसी इंसान को सिंपलर वे में वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हो ना, मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे, ठीक है, ये बात आएगी सबको समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल जरा फोकस करना। देखो, इसी का एक एग्जाम्पल है, देखना जरा। जैसे हम पे ये यहाँ पे एक रिजिड वॉल है ऐसे, अरे यार तू क्यों आ जाता भाई, कहाँ चला गया? अच्छा, ये रहा। जैसे हम पे एक रिजिड वॉल है, ठीक है, और इससे हमने क्या किया है, हम्म, ठीक है, इससे हमने क्या किया है, जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ पे हम पे ना एक ब्लॉक है, ऐसे हम पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ओके। इसको मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया मैंने। हाँ, वो लाइन बिल्कुल करेक्ट है, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यस, प्रॉपरली पूरा करेक्ट है वो, पूरा करेक्ट है। ठीक है, नहीं एक थोड़ा गलत मेरे को, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक है। आइए, सब आपको थोड़ी सी फील आ गई कि भैया एक ये रिजिड ब्लॉक है, ठीक है, ये एक रिजिड ब्लॉक है और ये मूव कैसे करने वाला है, आपको इसकी थोड़ी फील आ चुकी है ठीक है। एक्चुअली इसको हम आगे आके ट्रांसलेशनल मोशन बोल देंगे, ठीक है, ये कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। एक्चुअली होगा क्या, देखिए, कुछ क्षण बाद ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ऐसे, कुछ क्षण बाद ये ब्लॉक हमारा नीचे आ जाएगा, राइट। कहा गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना, बट तुम आगे इसको हटाओ यार, रहने दो इसको, छोड़ो, हटाओ इसको, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो, रहने दो इसको, ठीक है, मैं समझाना चाहता था कुछ और, बट चलो कोई नहीं, रोटेशन में देख लेंगे उसको, ठीक है, ओके। तो आई गेस आपको समझ आ गया कि भैया डिफरेंस होता है एक पॉइंट मास में और एक रिजिड बॉडी में। सबको इतनी बात समझ आ गई कि भैया एक रिजिड बॉडी में और एक पॉइंट मास में डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। हाँ, एनएलएम में हमें सब कुछ, जितने भी हम चीजें देख रहे हैं सबको पॉइंट मास ही कंसीडर करना है, ठीक है। जब तक वहां पे लिखा ना हो कि यहाँ पे हम रिजिड बॉडी लिख रहे हैं, तब तक आपको पॉइंट मास कंसीडर करना है चीजों को, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम आगे, सुनिए अब, देखिए, सबसे पहले अब टाइप ऑफ फोर्सेस पे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइप ऑफ फोर्सेस पे चलते हैं, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, मत दो यार जिनके, मत दो, फालतू में टाइम वेस्ट होगा क्लास का, मत दो, अभी सेंटर मास की चीजें हम कर ही नहीं रहे, मत दो अभी। चलो देखो, अगर हम थोड़ी टाइप ऑफ फोर्सेस पे जाए, राइट, तो पहला टाइप ऑफ फोर्सेस हमारा नॉर्मल फोर्स की कैटेगरी में आता है, राइट, कि हम अगर कोई एक फोर्स ले, राइट, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ओके, चलिए नॉर्मल फोर्स को पहचानते हैं और इससे वार्तालाप करते हैं, ठीक है, ओके। नॉर्मल से आपको क्या समझ आता है, सबसे पहले बताओ, नॉर्मल से आपको क्या मतलब, कुछ नहीं, परपेंडिकुलर सरफेस वगैरह नहीं, नॉर्मल से क्या समझ आता है? नॉर्मल से परपेंडिकुलर, वेरी गुड अजिंक्य, और क्या क्या समझ आता है? ओके, ठीक है, ठीक है,
चलिए देखिए, नॉर्मल फोर्स को बोलने के बजाय मैं अगर इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलूं तो ज्यादा बेटर है। अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलूं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट से आप क्या समझते हैं कि भैया वो फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट की वजह से आई होगी। इतना बेसिक समझ पा रहे हो? कॉन्टैक्ट फोर्स अगर मैं बोलूं तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होगी जो कि किसी कॉन्टैक्ट की वजह से आई होगी, राइट। अच्छा मैं कोई बात बताओ, क्या एमजी कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्या एमजी कॉन्टैक्ट फोर्स है? मतलब क्या एमजी किसी के कॉन्टैक्ट की वजह से आता है? बताओ तो फटाफट बताओ। क्या एमजी कॉन्टैक्ट की वजह से आता है क्या? नहीं आता है, राइट। ठीक है। ठीक है, तो आई गेस एमजी अभी एग्जांपल दे सकते हो, और कोई एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है। चलिए ओके, देखिए जरा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए जरा फटाफट। और लिखिए जरा, कॉपी खोलिए, अपनी कॉपी खोलिए, जरा फटाफट लिखिए। वेन एवर टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, सच फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या है डेफिनेशन? वेन एवर टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट they exert they exert force on each other called contact forces, called contact फोर्सेस। ये बात समझ आ गई क्या? कि भैया अगर कभी भी मेरे दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ठीक है, और वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, कोई मेरे को बताएगा कि एक दूसरे पे फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है एक दूसरे के फोर्स से, मतलब फोर्स ऑन ईच अदर, बताना जरा। वेरी गुड रितम, वेरी गुड। ये फोर्स ऑन ईच अदर क्या इंडिकेट करना चाहता है? एक्शन रिएक्शन पे, न्यूटन थर्ड लॉ, वेरी गुड। ठीक है, ओके वेरी गुड, आई गेस अपने पकड़ लिया, राइट। कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेन एवर दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ओके, पहली बात, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो, इसके ना दो कंपोनेंट होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है इसके ना हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक तुम्हारा अलोंग द सरफेस, ठीक है। इसके हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक अलोंग द सरफेस, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है? फ्रिक्शन, मैं ग्राउंड की फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, एयर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा। ग्राउंड फ्रिक्शन, बताओ जरा, क्या मेरा फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स की, और कोई फोर्स बताओ जो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता हो। और कोई फोर्स बताओ जो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता हो। ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, जरा सुनना मेरी बात, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, बक्स में बंद कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मैंने मैं एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ, जरा फोकस करना, ठीक है। जैसे मैं बस एक ब्लॉक है मेरे पे, अरे यार ये क्यों आ जाता है यार, रुको, ऐसे ऐसे देखो। और एक और बात बतानी है, सुनो जरा। जैसे हम पे कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के तुम्हें पता है भैया दो कंपोनेंट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा, टू कंपोनेंट्स में बढ़ता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। आगे जाके जब हम फ्रिक्शन करेंगे तो तुम्हें अपने आप में बता दूंगा वहां पे कि कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स क्यों होते हैं, ठीक है। ओके, एक होता है अलोंग द सरफेस, एक होता है अलोंग द सरफेस, और एक होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। ओके, अभी हमें एनएलएम में, मतलब विदाउट फ्रिक्शन वाले केस में हमें इतने तक ही पढ़ना है, ठीक है। हमें ज्यादा नीचे नहीं जाना, ठीक है। हमें अभी एनएलएम में इतने तक ही पढ़ना है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस तक ही पढ़ना है। ओके, अब बात आती है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कहाँ पे आता है कि भैया परपेंडिकुलर टू किस, कौन सा सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस लिखा है, कौन सा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शन होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जिस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू सरफेस with which or mass is in contact,
बात समझ आ गई क्या तुम लोगों को? एक बार बता दो जरा, कंफर्म कर दो, कंफर्म मी। ये लिख लेना ठीक है, याद से, यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। बात समझ आ गई? ठीक है, इतनी बात आएगी, सबको डन है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो अलोंग द सर्फेस और एक परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होता है जो हमें नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी फोर्स को, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, इसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, राइट। अब तुम समझ रहे कि भी हमने नॉर्मल क्यों बोला, बिकॉज हमने कॉन्टैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है। कॉन्टैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, राइट। समझ गए तुम? तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगा उस सरफेस पे। बात मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये नॉर्मल की तरह ट्रीट होगा उस सरफेस पे। तुम सबने टेंथ से पास हुए ना तुम लोग, तुमने आई गेस रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ा होगा, वहां से हम नॉर्मल खींचते थे। कैसे खींचते थे, सबको याद है? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे, सरफेस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे, ठीक है। तो वही फंडा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। वही फंडा ये लगाना है। हाँ, जो हमारा अलोंग द सरफेस है वो फ्रिक्शन है, जो हमारा अलोंग द सरफेस है वो फ्रिक्शन है। ये हम फ्रिक्शन में डील करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये हम फ्रिक्शन में डील करेंगे। अलोंग द सरफेस हमारा फ्रिक्शन आ जाता है। बात क्लियर है क्या सबको? फटाफट बता दो, कंफर्म। तो आगे बढ़े। क्लियर है ना? चलिए, ठीक है। और एक ये ब्लू, ब्लू, ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है, तो ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लिया इसके। अजिंक्य ने तुमने कुछ पूछा क्या? फ्रिक्शन को भी हमें अलोंग फोर्स, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। चलिए, देखिए, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का अलोंग द सरफेस कंपोनेंट आता है वही तो हमारा फ्रिक्शन होता है, वही हमारा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए, इतनी कहानी होगी, ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, नॉर्मल फोर्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार ना एमजी भी जान लो, ताकि हम सारे केसेस साथ में देख ले, ठीक है। बार बार मेरे को नहीं लगाने। एक बार ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी जान लो। आई गेस ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको लगाना आता है ना। एमजी नीचे ही लगाना है बस हर पार्टिकल में, ये आता है, इसके लिए कोई लिखवाने की जरूरत तो नहीं है एमजी, है ना। एमजी लिखवाने की आई गेस जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई गेस जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से हम लेवल धीरे धीरे रेस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, जरा फोकस करना, ठीक है, मेरी बात को। सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ये लेट्स से 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। इस पे जरा नॉर्मल फोर्स बता दो कितनी आएगी और कहाँ पे आएगी, सब मतलब बना दो। इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है वो बना दो। इस 2 केजी वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्सेस लग रही है, ये बता दो जरा। इस 2 केजी वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्सेस लग रही है, पहले ये बताओ कितनी फोर्सेस लग रही है। ठीक है, दो लग रही है। एमजी एंड नॉर्मल, वेरी गुड सैम, वेरी गुड। क्या सब बच्चों को दिख रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है अभी तक जितना भी पढ़ा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। क्या सबको दिख रहा है कि भैया दो ही फोर्सेस लग रही है? और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है नॉर्मल का? दो ही फोर्सेस लग रही है कि भैया एक तो नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, और एक आपने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट की वजह से आने वाला एक फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। जस्ट बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो बस एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ही आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स का, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल किसके होता है? नॉर्मल उसके होता है जिस सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, राइट। तो इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में देखो, इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो इसी को मैंने नॉर्मल फोर्स बोल दिया। तो क्या नॉर्मल फोर्स मेरा mg के बराबर है? एन इज टू mg, मैंने क्यों लिखा? ये बात सबको समझ आ गई कि भैया ना ही ये मेरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ना ही ये ब्लॉक हमारा नीचे जा रहा है, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इन शॉर्ट ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम कह सकते हो, ठीक है। तो एन मेरा किसके बराबर आ गया? एम कितना था मेरा? 2 किलोग्राम। जी है मेरा 10। एन आ गया मेरा 20 न्यूटन। इसको न्यूटन लिख लो, कोई कोई एन से एन काट दे, बेइज्जती हो जाएगी। और ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब मैंने इसी में थोड़ा लेवल अप कर रहा हूँ, देखो जरा। अब मैंने क्या किया,
एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया ऐसे, ठीक है। एक प्लेन है ऐसे, ऐसे, ठीक है। आई गेस इंक्लाइन प्लेन से तो अब आप फैमिलियर है, राइट? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ा हमने, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे आपने क्या किया, यार रोटेट हो जा भाई। एक सेकंड, ये कितने से रोटेट है? एक सेकंड ना मेरे को, 30 डिग्री कर देगा? बाप रे। अच्छा 30 डिग्री, ये हो क्यों नहीं रहा है? 3 डिग्री, चलो 3 डिग्री कर दिया, चलो इसको भी हम 3 डिग्री कर देते हैं ना फिर। 3, अबे छोड़ो, जाने दो, ऐसे नहीं हो गया। एक सेकंड नजर, छोड़ो, मैंने इसको हाथ से बना देता हूँ। एक सेकंड नजर, मैं इसको हाथ से बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, हो गया हो गया, अरे कोई नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। ये हमारा 30 डिग्री है, जरा ध्यान से सुनना। ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। ओके, फोकस करना जरा, ये हमारा 30 डिग्री है। ओके, तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बता दो। वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स, बस तुम्हें कंपोनेंट्स लेने हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स अच्छे से ले लेना। वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स बताओ जरा, कितनी आ रही है नॉर्मल फोर्स की वैल्यू? फटाफट बताओ। ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, हर जगह 2 किलोग्राम ले लेना, 2 किलोग्राम। फटाफट बताओ। G√3, ओके। ओके, अब देखो, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, तुम्हें पता है कि भैया इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है? सबसे पहले ये बताओ। तुम कहो कि भैया एक तो नीचे की तरफ mg तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ 20 तो न्यूटन लग ही रहा है फोर्स, ठीक है। ओके, क्या और एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग रहा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स डेफिनेटली लग रहा होगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसका? ये है, ये है, ये, राइट, ये है, ठीक है। तो नॉर्मल खींचोगे तो ऐसे ही नॉर्मल बनेगा इस सरफेस पे जिसपे पड़ा हुआ है। अगर उस पर तुम एक नॉर्मल खींचना चाहो तो ये रेड डॉटेड लाइन जैसे ही बनेगा नॉर्मल। तो उसी डायरेक्शन में इसका नॉर्मल फोर्स आता है, ठीक है। ओके, अब क्या करोगे तुम? अब देखो, अब जरा देखना, अब तुम क्या देख पा रहे हो कि भैया, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम कंपोनेंट्स को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन में रिजॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक बार करके देखो, इसको एक बार करके तो देखो। इसको थोड़ा एक्सटेंड करो नीचे की तरफ। तो क्या ये वाला कंपोनेंट मेरा, क्योंकि ये 30 ये 90 तो ये 60 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा एक कंपोनेंट कौन सा? mg cos 60 डिग्री, और यहाँ पे आ रहा है mg sin 60 डिग्री, ठीक है। mg cos 60 डिग्री कितना होता है? mg/2। mg sin 60 डिग्री कितना होता है? mg√3/2, ठीक है। ओके, तो अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं, जरा सुनना मेरी बात, इन y डायरेक्शन, ठीक है, इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, मतलब हमने ना कोऑर्डिनेट चेंज किए, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने चेंज किए। इसको हमने y माना है और इसको हमने x माना है, ठीक है। ओके, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो क्या इन y डायरेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ कि भैया नॉर्मल जो मेरा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? क्योंकि मेरा जो ब्लॉक है, तुम्हें दिख रहा है कि भैया मेरा जो ब्लॉक है ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है इंक्लाइन प्लेन में, y एक्सिस में इसका कोई मोशन ही नहीं हो रहा। ये जो ब्लॉक है इसका कोई y एक्सिस में मोशन नहीं हो रहा, ये सब देख पा रहे क्या? ये सब देख पा रहे हैं कि ब्लॉक का y एक्सिस में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे मैं n को mg√3/2 लिख दूं? बेसिक पे मत जाना, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या कि बेसिक से ही ना फिर मैं धीरे धीरे उठा लेता हूँ, ठीक है। कब उठ जाएगा तब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। m कितना है मेरा? 2। g कितना है? 20√3/2, तो 10√3 आ रहा है। नॉर्मल मेरा कितना आ रहा है? 10√3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या देखो, मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि भैया जो मेरा एक आपने फॉर्मूला बोला था, एफ नेट इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, ठीक है। तो हमने एक तो एफ इज टू एम है वाई डायरेक्शन में लगा दिया, राइट। तो हमें दिख रहा था कि भैया वाई डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है वाई डायरेक्शन में। तो एफ नेट को हमने इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो जब हमने एफ नेट लिखा तो हमने डायरेक्टली इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इन एक्स डायरेक्शन की बात करूं,
एनएलएम में कोई भी मोशन करो हमेशा एक्स वाई डायरेक्शन में एनालाइज करो, हमेशा पहले एक्स में निकालो, वाई में निकालो, पहले वाई में निकालो, एक्स में निकालो, छोड़ के मत भाग जाना, ठीक है। प्रॉपर एनालाइज करना, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में, दोनों में, जेड में है तो वहां पे भी, ठीक है। ओके, इन एक्स डायरेक्शन की, हाँ, इन एक्स डायरेक्शन की बात करो, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात करो, बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या कह रहे हो। अरे एक्स, हाँ हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब हमारा, अब हमने जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस किया वो एक्स यहाँ पे ले लिया, वाई यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूँ, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है, मतलब माइनस एक्स में हो रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। तो क्या बोलोगे इसको कि भैया ये जो पार्टिकल है 2 किलोग्राम वाला, ये इस पे यहाँ पे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg/2, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन में बस तुम कुछ मत करो, तुम एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर कर दो, दैट्स इट, ज्यादा सोचो ही मत। और तुम्हें वेक्टर फॉर्म में तो लिखना आता है। एफ नेट वेक्टर कैसे लिखोगे, एफ नेट वेक्टर क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन 2 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। समीशन, ओके प्रथम, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन 2 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो कैसे लिखोगे, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन ऑफ 2 kg वाला ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन में बात करें तो इन एक्स डायरेक्शन लिखोगे, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे मतलब कैसे, -mg/2 आई कैप प्लस, प्लस और कोई फोर्स लग रही है क्या, प्लस और कोई फोर्स लग रही है क्या इस पे एक्स डायरेक्शन में, बताना जरा, और कोई फोर्स लग रही है क्या इस पे, कोई और फोर्स, कोई और फोर्स नहीं लग रही है ना, ठीक है। तो बस +0 इज इक्वल्स टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है ये, ठीक है। ओके, तो एम जी इसकी वैल्यू रख दो, एम कितना है पे 2, जी कितना है 10, तो ये कितना आ गया, और बाय 2 तो कितना आ गया, माइनस माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो -5 आई कैप आ रहा है, यही आ रहा है क्या सबका, बताना जरा फटाफट, यही आ रहा है क्या फटाफट सबका, फटाफट बताओ जरा, एक्सेलरेशन -5 आई कैप ही आ रहा है कि भैया देखो हो क्या रहा है, कि मेरा जो पार्टिकल है ना, वो यहाँ पे माइनस, उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है, ठीक है। और इसका वर्टिकल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, मेरा मेरा जो पूरे पार्टिकल का मोशन है वो नीचे की तरफ ही है बस, वो ओनली नीचे की तरफ ही है बस। सबको बात समझ आ गई क्या, बताना जरा, सबको बात क्लियर है, फटाफट बताओ, फटाफट, ठीक है। अच्छा मेरे को बात, तो ये तो इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है कि इंक्लाइन प्लेन ना मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि मूव करता भी क्यों, मैं ये दिखाता हूँ कि देखो, ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ना, मैं इसी को उठा के ला रहा हूँ, जरा देखो, देखो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ना, मैंने इसी को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, इसी को हम फटाफट पहले एनालाइज करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें इंक्लाइन प्लेन का एफबीडी बनाऊं, मतलब एफबीडी रहने दो, मतलब अगर इंक्लाइन प्लेन को उठा लाऊं, देखो इसका जो इंक्लाइन प्लेन था, अगर मैं इसको सेपरेट उठा लाऊं, कहूं कि भाई आजा जरा, कुछ काम है तेरे से, देखो हमने एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की बात कर ली, वाई डायरेक्शन में कर ली, अब इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, फॉर इंक्लाइंड प्लेन, फॉर इंक्लाइन प्लेन, चलिए देखिए, इंक्लाइन प्लेन की अगर मैं बात करूं तो देखो इंक्लाइन प्लेन कैसा है मेरा, ये 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 ऐसा है ना, ये है मेरा इंक्लाइन प्लेन, ओके। इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ था, क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया इस पे 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक पड़ा हुआ था, बताओ जरा फटाफट, देख पा रहे हो कि भैया इसका 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये एक किसी सरफेस पे पड़ा होता है ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, रुको, ये ना किसी ऐसे सरफेस पे पड़ा होता है ऐसे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया मैं जानता हूँ, बट थोड़ा मैनेज कर लेना, ये सीधा है ना, ये तो इस पूरे को भी मैं थोड़ा सीधा कर दूं, जस्ट गिव मी मिनट, चलो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ओके, ओके। देखो ये मेरा एंगल कितना था, 30 डिग्री था, राइट, ठीक है। देखो मेरे को एक बात बताओ, इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पे कितनी फोर्सेज लगाई है, ये बताओ सबसे पहले, इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पे कितनी फोर्सेज लगाई है, सबसे पहले ये बताओ, इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पे कितनी फोर्सेज लगाई है, इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगा रहा है, क्या एक ही लगा रहा, इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाई है, तो क्या बाय एक्शन रिएक्शन पेयर
क्या ब्लॉक भी पीछे की तरफ उतना ही एन लगाएगा? क्या बाय एक्शन रिएक्शन प्लेयर ब्लॉक भी मेरा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एन लगाएगा? कोई डाउट? एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, एन मेरा परपेंडिकुलर लगता था तो ये भी परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है, ओके। और क्या क्या लगेगा बताओ इंक्लाइन प्लेन पे, और कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी? अगर इंक्लाइन प्लेन का मास 4 किलोग्राम है, क्या इस पे एक नीचे की तरफ mg लग रहा होगा इसका 40 न्यूटन? वेरी गुड, 40 न्यूटन। और क्या ऊपर की तरफ एक एन डैश लग रहा होगा? क्या धरती भी इस पे एक ऊपर की तरफ एन डैश लगा रही होगी? बताओ जरा। एन एन डैश बोलोगे इसको? एन नहीं बोलोगे? एन एन तो हमने इसको मान लिया ना, जो ब्लॉक, ये इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक को लगा रहा है, तो एन उसको मान लिया, तो इसको एन डैश बोल दो, ठीक है। एन डैश बोल दो, एन वन बोल दो, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्स अलग है, एक है बट अलग फोर्स लग रही है, राइट? फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग है। अगर कोई पूछे तुमसे कितने टाइप ऑफ फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जेई मींस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि मतलब बच्चे फटाफट कर देंगे कितने टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व है, बस इतना पूछ रहा है, कितने टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व है इसमें? 2 टाइप। और कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है? 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? जरा सोचो, ध्यान से सोचो, क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें? और कोई फोर्स, और कोई फोर्स, सोचो। इंक्लाइन प्लेन पे क्या कोई और फोर्स भी लग रहा है क्या? हाँ, एमजी सीएम से लगेगा, बट हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, सीएम से लगेगा। एमजी अगर सीएम से नहीं लगाओगे तो वो रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, नो फोर्स, ठीक है। तो क्या बस अब मैं इसको इक्वेट करना शुरू कर दूं क्या? क्या मैं इसको इक्वेट करना शुरू कर दूं? ओके, उससे पहले तुम देख रहे हो कि भैया इस पूरे में हमारी जो डीलिंग हो रही है वो वर्टिकल फोर्सेस से हो रही है, राइट? मतलब एक्स वाई डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। इसके लिए हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस यहाँ पे और वाई एक्सिस यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम ऐसे डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्स लेंगे और यहाँ पे वाई लेंगे, ऐसा क्यों? बिकॉज इस पे जो मैक्सिमम फोर्सेस लग रही है वो जो जनरल हमारा एक्स वाई होता है उसी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। हमने ऊपर इस कोऑर्डिनेट चेंज इसलिए किया बिकॉज mg cos थीटा यहाँ पे आ रहा था, mg sin थीटा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फोर्सेस थे वो अलग डायरेक्शन में थे, वो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन थे। दैट्स व्हाई मैंने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन चूज किए। ये समझ आ गया? यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन चूज इसलिए नहीं किए मैंने बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम जो फोर्सेज है मेरी वो जनरल कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से, कि भैया एक्स एक्सिस मेरा राइट में, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है। ये बात समझ आ गई कि सबको? ओके। अब आपको पता है कि भैया मेरे को इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, मेरे को इस वाले के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे बिकॉज ये जनरल डायरेक्शन में किसी, तो इसको भी मेरे को एक्स वाई डायरेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये 60 डिग्री, ठीक है, ओके। और ये पूरा नॉर्मल 90 डिग्री पे था, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो राइट की तरफ एक कॉम्पोनेंट आ रहा है, कौन सा? एन कॉस 60 डिग्री, सबको दिख रहा है क्या? n/2। और एक नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट आ रहा है, एक नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट आ रहा है, कौन सा? एन कॉस 30 डिग्री विच इज n√3/2, विच इज n√3/2। ये बात सबको समझ आ गई क्या? ये बात समझ आ गई? आ रहा हूँ अभी उस पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, बस उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई? इक्वेट कर दो मेरे को, बात बताओ, क्या इंक्लाइन प्लेन धरती में घुस जाएगा क्या, या धरती से ऊपर भाग जाएगा? इंक्लाइन प्लेन के धरती से, धरती के अंदर घुस जाएगा, धरती के ऊपर भाग जाएगा? नहीं, राइट, ठीक है। तो एक बार इन वाई डायरेक्शन एफ नेट लगा के देखो, एक बार इन वाई डायरेक्शन, मानवी समझ आ रहा है? एक बार इन वाई डायरेक्शन एफ नेट इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा के देखो। एफ नेट इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। एफ नेट क्या लिखोगे? कौन कौन सी फोर्स है वाई डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ एन डैश है, एन डैश जे कैप प्लस, प्लस, और कौन कौन सी फोर्सेस है? अच्छा, नीचे की तरफ है, फिर क्या है? -40 जे कैप नीचे की तरफ, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये। और एक जो ब्लॉक जो नॉर्मल फोर्स दे रहा है इंक्लाइन प्लेन को एक्शन रिएक्शन पेयर से, उसका भी एक नीचे की तरफ कंपोनेंट आ रहा है, उसका भी एक नीचे की तरफ कंपोनेंट आ रहा है। दिख गया क्या सबको? ये कितना आ रहा है?
n√3/2 जे कैप इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन कितना है इसका, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ओनली इन वाई डायरेक्शन, और कहीं जाना ही नहीं, ओनली इन वाई डायरेक्शन, कितना एक्सेलरेशन है इसका वाई डायरेक्शन में, बताओ जरा फटाफट, वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है इसका, जीरो। तो क्या यहां से मैं ये वाला एन डैश निकाल सकता हूँ क्या, एन डैश क्या निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से, ये एन डैश आप निकाल सकते हो, कितना आ रहा है n√3/2 प्लस 40 जे कैप, निकाल सकता हूँ। एन की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, क्योंकि यही नॉर्मल फोर्स है ना, हमने जहाँ यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकाला एन, ये कौन सा नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जो इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पे लगा रहा है, ठीक है, तो यही तो नॉर्मल फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट इन डायरेक्शन, इसी को तो हम एक्शन एक्शन पे बोलते हैं। ये कौन सा नॉर्मल फोर्स है जो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे लगा रहा है, वो कौन सा नॉर्मल फोर्स है जो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पे हो गया, राइट। कितना आ रहा है नॉर्मल, 10√3, राइट, नॉर्मल कितना आ रहा था मेरा, 10√3 आ रहा था ना, ठीक है, तो जरा पुट करो तो कितना आ रहा है, 10/2 इंटू 3 प्लस 40 जे कैप, कितना आ रहा है, 55 जे कैप। क्या डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ठीक आ गई क्या, हमें डायरेक्शन की टेंशन लेनी पड़ेगी इसमें, देखो क्या ये जो एन डैश है, क्या ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही आ रहा है, अपने आप आ गई, बताओ जरा, ये बात क्लियर है क्या सबको, इतनी बातें क्लियर है क्या सबको, मानवी कोई डाउट, अजिंक्य कोई डाउट, श्रेयांश कोई डाउट, क्लियर, ओके, अभी तक जितना भी किया है सब क्लियर, क्लियर, ओके, अच्छे से समझ आ गया चीजों को, ठीक है, कुछ नहीं करना, एक्स वाई डायरेक्शन में बस क्या लगाना है, एफ नेट इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में हमेशा लिखना, ठीक है, हमेशा ट्राई करना वेक्टर फॉर्म में लिखो, जब तक तुम उसको मास्टर ना कर लो तब तक वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और डेप्थ में जाता हूँ, मैंने कहा कि इंक्लाइन प्लेन किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये इंक्लाइन प्लेन किसके ऊपर पड़ा हुआ है, क्या ये धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या ये धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, ऑब्जर्विंग सरफेस, मतलब सॉरी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है क्या, किसी सरफेस के ऊपर, सॉरी धरती बोल रहा हूँ, या किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं सरफेस की एफबीडी बना रहा हूँ, अब मैं सरफेस की एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, क्या इस सरफेस, मैं बस इतनी फोर्सेस जाना, इस सरफेस पे फोर्सेस जाना चाहता हूं, मतलब इस सरफेस पे फोर्सेस, मतलब इस सरफेस पे कितनी फोर्सेस लग रही है, नॉट इस ये सरफेस कितनी फोर्स लगा रहा है, नहीं, इस सरफेस पे पे इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे खुद ये कितनी फोर्सेस सहन कर रहा है, वो बताना है मेरे को, कौन कौन सी फोर्स, जरा फटाफट बताओ, फटाफट देख के बताओ डायग्राम में, ये जो धरती है नीचे, ये जो ये वाली धरती है हमारी, ये नीचे वाली, ये पिंक वाली, राइट, कितनी फोर्सेस सहन कर रहा होगा, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, वेरी गुड, ओके, ठीक है, सबको ये समझ आ गया कि ये जो इंक्लाइन प्लेन था, इस धरती ने ऊपर की तरफ इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मल फोर्स दिया, तो इंक्लाइन प्लेन भी इस धरती को, मतलब इस सरफेस को, सॉरी इस बार बार धरती बोल रहा हूँ, इस सरफेस को नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स देगा, ये बात सबको समझ आ गई, ये बात सबको क्लियर है क्या, कि भैया अगर मेरे सरफेस ने इंक्लाइन प्लेन को ऊपर की तरफ नॉर्मल दिया, तो इंक्लाइन प्लेन भी सरफेस को नीचे की तरफ नॉर्मल देगा, ये बात क्लियर है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, एन होगा या एन डैश होगा, फटाफट बताओ, फटाफट 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 बताओ, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, वेरी गुड मानवी, वेरी गुड, वेरी गुड सौम्य, सब बताओ फटाफट, अगर सरफेस एलिवेटेड है तो सरफेस पे ही एमजी लगेगा, अगर सरफेस एलिवेटेड है, समझा नहीं मैं, मतलब इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूँ तो सरफेस एलिवेटेड होना मतलब इंक्लाइन प्लेन ही बन जाता है, मतलब कोई प्लेटफॉर्म है, थोड़ा देता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या कहना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जो लगेगा एन डैश ही लगेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज जो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ लग रहा था ये भी एन डैश ही था, और ये सरफेस ने लगाया था, तो इंक्लाइन प्लेन भी अब सरफेस को नीचे की तरफ एन डैश ही देगा, और कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, क्या सेम मैग्नीट्यूड होगा, 55, सेम मैग्नीट्यूड होगा, बस अपोजिट इन डायरेक्शन, -55 जे कैप, -55 जे कैप, सबको बात क्लियर है क्या, क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है, इतनी बातें, ओके, अब अगर मैं धरती के कोर की एफबीडी बना रहा हूँ, एफबीडी ऑफ, एफबीडी बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, एफबीडी मत सुनो अभी, ये एक डाउट है कि ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगी ब्लॉक की जो एमजी होगी, एंड एक सेकंड को सौ में का डाउट लेने दो भैया, एक डाउट है कि एक ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगी ब्लॉक की जो एमजी होगी, एंड एक एक्शन रिएक्शन से नॉर्मल, तो दो फोर्स लगेगी ना,
क्या कह रहे हो सौम्य भैया? एक डाउट है कि एक ग्रेविटी के कारण फोर्स लगी ब्लॉक की जो mg होगी, हाँ, एंड एक एक्शन रिएक्शन के से नॉर्मल होगी। तो दो फोर्स किस किस केस में कह रहे हो? इस वाले केस में कह रहे हो, ऊपर वाले में कह रहे हो, या इसके ऊपर वाले में कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो सौम्य? ग्राउंड पे दो फोर्स होगा? नहीं नहीं, ग्राउंड पे क्यों दो फोर्स होगा? अरे ये जो सरफेस है, इस वाले की बात करो, इस वाले की। इस पे क्यों एमजी लगाओगे यार? इस पे क्यों एमजी लगाओगे? इस सरफेस, सरफेस का अगर कोई मास हो तो डेफिनेटली तुम इस पे एमजी लगाओगे। इस पे एमजी नहीं लगाओगे सौम्य, इस पे एमजी नहीं लगाओगे। इस पे क्यों एमजी लगा रहे हो तुम? नहीं नहीं, इस पे एमजी नहीं लगाओगे। अलग ही केस में चल रहे हो। अरे नहीं सौम्य, सौम्य देखो, मैंने ना इसलिए थोड़ा बनाया, इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे खत्म हो जाता है ऐसे, नीचे सरफेस अलग है। इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे खत्म हो जाता है, नीचे सरफेस अलग है। ये दो अलग अलग है, चिपके हुए थोड़ी है। भैया जस्ट क्वेश्चन, अगर हम कभी जी लगाते हैं तो जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे तो जी कम होना चाहिए, हाँ। लाइक जस्ट लग रहा है, करेक्ट मी। जी कम होना चाहिए, हाँ डेफिनेटली। अरे वो वाला तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता क्या? वो वाला एफ, ये G m1 m2/r², पता है ना? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटता रहेगा। ठीक है, एक्चुअली जो धरती का सेंटर है और तुम्हारा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब तुम जंप करते हो तो तुम जंप इतना ऊपर कर ही नहीं पाते कि इसमें ज्यादा वेरिएशन है, राइट? ये जो आर होता है ना, उसमें बहुत ही छोटा सा वेरिएशन होता है, डीआर का आता है। समझ गए बात को? उसमें डीआर का आता है। जब तुम जंप करते हो या कोई भी तुम पत्थर फेंकते हो या कोई भी मिसाइल वैसे वैसे जा रही हो ना, तो उसमें इतना मास का वेरिएशन नहीं आता। जब तुम बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जहाँ पे आर वेरी करने लग जाए, तो वहां पे डेफिनेटली तुम्हें अंतर देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ेगा। हमारे लिए जी कांस्टेंट है, यस हमारे लिए जी कांस्टेंट है। अगर आप ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे जी वेरिएबल आ जाते हैं। मतलब आपका जी वेरी करेगा आपकी हाइट के हिसाब से, क्योंकि वहां पे फिर हम ना डील करते हैं पार्टिकल्स को, लाइक सैटेलाइट्स को, and उन सबको डील करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो वहां पे डेफिनेटली थोड़ा वेरिएबल वाला सीन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या? भैया वो मैं कंफ्यूज हो गया था, बस एक क्वेश्चन में एमजी लिए थे उस पे मास। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़े जिनके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी, देखो अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग है या जस्ट नॉर्मल सी हाइट है, तो वहां पे वेरिएशन नहीं होगा जी का इतना, क्योंकि होगा बट वो डीआर का होगा। अब तुम समझते हो कि डीआर में कैलकुलेशन को हम इग्नोर ही कर देते हैं, राइट? बहुत बार हमने किया ना कि आर प्लस डी आर को हम अप्रोक्सीमेटली आर ही बोल देते हैं। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पे लगाओ कि आर प्लस डी आर होगा जब आप कूदोगे। डीआर से भी छोटा होगा यार, मतलब डीआर तो खैर डीआर वही हो गया 10 to 0, बट अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा होगा, मतलब उस क्वांटिटी के सामने बहुत ही छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा था कि भैया धरती का जो सेंटर है, जो ग्रेविटी प्रदान कर रहा है, जो पूरे रिस्पॉन्सिबल है इसके, उस पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, सुनिए। अब मैं जा रहा हूँ कोर ऑफ अर्थ। कोर ऑफ अर्थ, अच्छा। कितनी फोर्स लग रही है फटाफट बताओ? इस केस में, बस ओनली इस केस में, ओनली इस केस में कितनी फोर्स लग रही है कोर ऑफ अर्थ पे? नहीं, डी ऑफ डी अर्थ तो नहीं होगा। कौन सी फोर्स लग रही है? वेरी गुड वेरी गुड। किस डायरेक्शन में लग रही है एमजी? और किसकी वजह से लग रही है फटाफट बता दो, किस डायरेक्शन में लग रही है और किसकी वजह से लग रही है? ऊपर की तरफ, ब्लॉक की तरफ से, ओके। ठीक है, सोचो जरा फटाफट थोड़ा सोचो। फटाफट थोड़ा सोचो, क्या बस एक ही लगेगा, दो लगेगा? एक ही लगेगा या दो लगेगा? एक ही लगेगा या दो लगेगा? फटाफट सोचो, रितम ने बस सही आंसर दिया अभी तक। एक ही फोर्स लगेगी, दो फोर्स लगेगी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब पकड़ रहे बच्चे, वेरी गुड, नाइस। अजिंक्य वापस सोचो, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ तो इंक्लाइन प्लेन का भी तो मास है ना दोस्तों, इंक्लाइन प्लेन के मास को थोड़ी नेग्लेक्ट कर देगा। इंक्लाइन प्लेन, धरती इंक्लाइन प्लेन को भी तो नीचे की तरफ खींच ही रही है ना। जब तुमने धरती की एफबीडी बनाई तो क्या एमजी को नहीं लिया तुमने? अजिंक्य, जब तुमने धरती की एफबीडी बनाई तो क्या 40 न्यूटन जो आ रहा है, इसको नहीं लिया? 4 किलोग्राम का ब्लॉक था। नहीं अरे सिर्फ ब्लॉक, अरे ये है ना, ये पूरे कंडीशन है ये। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, ठीक है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमको ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लगेगी। ठीक है, तो हमेशा अवेयर रहा करो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लगेगी, ठीक है। ऐसे ही जी एडवांस फंडामेंटल्स में खेल लेता है।
ठीक है, और हमें पता ही नहीं चलता कब कब हमारा काम हो चुका है। ठीक है, एक दो फोर्सेज लगेगी, कौन कौन सी लगेगी? एक तो ऊपर की तरफ 40, यहाँ पे राइट वाला ये इंक्लाइन प्लेन वाला है, ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन, ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन। और लेफ्ट वाला कौन सा हमारा? ड्यू टू ब्लॉक, ड्यू टू ब्लॉक। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना? 20 20 20 20 20 20। चलिए, सबको कहानी समझ आ गई क्या? सबको कहानी समझ आ गई क्या? क्या कह रहे हो? एम प्लस एम जी लगेगा? अरे तो एक ही बात होगी अनंत, अनंत एक ही बात होगी ना, एक ही बात होगी। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही खेल लेते हैं। ठीक है, अब ये सवाल टफ थोड़ी है, इसमें आप कौन सा ओलंपियाड सेक्शन या केस में जा रहे हो। ठीक है, फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स है जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई करना है बस। ठीक है, ओके। चलिए, तो आई गेस अब आप इसमें थोड़ा बहुत आपका हाथ साफ हो रहा है, धीरे धीरे हाथ साफ हो रहा है सबका। कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जो कह रहा है अभी भी समझ नहीं आ रहा? बताइए फटाफट। चलिए, आईपीएच क्वेश्चन, चलिए। ओके, चलिए एक एक सवाल दे रहा हूं मैं, ट्राई टू सॉल्व, सॉल्व करने का ट्राई करना, फटाफट सुनो, फटाफट सुनना, फटाफट। समय तुम्हारी तो पिटाई करूंगा मैं, नहीं समझ आ रहा। भाई गॉड, मैं तुम्हें बात बताऊं, किसी टीचर के लिए ना, लाइक, मतलब अगर जब वो पूरी जान लगाते हैं एक्सप्लेन करने में, और फिर वो एक कमेंट आता है नहीं समझ आ रहा, ठीक है, वो वापस एक्सप्लेन करता है, बट अंदर से बहुत अच्छे शब्द निकलते हैं। देखो, दो इंक्लाइन प्लेन्स है, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। ठीक है, ओके। और बीच में क्या है, हमने एक स्फेयर अटका रखा है बस। ठीक है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है स्फेयर, ये बस ऐसे अटका हुआ है। ठीक है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। हम्म, चिपक जा भाई। ठीक है, यहाँ से नहीं चिपका, हल्का सा। ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। इस स्फेयर का मास मैं बोल देता हूँ कि भैया इस स्फेयर का जो मास है वो 2 किलोग्राम है। 20 किलोग्राम ले लो, चलो 20 किलोग्राम ले लो। ठीक है, और कोई डाटा आपको चाहिए नहीं। ठीक है, फाइंड N1 और N2 बता दो, N1 एंड N2 बता दो। ये मेरा सरफेस नंबर 1 है, ये मेरा सरफेस नंबर 2 है। अब N1 समझ गए कि जो नॉर्मल ये सरफेस लगा रहा होगा वो वाला कॉम्प्लीट। फटाफट होता है N1 N2। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा वही से चलते हैं ना, थोड़ा वही से चलते हैं। एनएलएम में हमेशा ही से उठाता हूँ, एनएलएम में डायरेक्टली कभी एडवांस में नहीं कूदता। चलिए फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, फटाफट। ये जो सरफेस है ये कहीं जा नहीं रहा है, ये जो येलो वाला है वो कहीं जा नहीं रहा है, ये टिका हुआ है, कहीं हिल नहीं रहा है, हिल भी नहीं रहा है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। मैं लिख भी दूं यार, कोई बच्चा आ जाए वरना। सरफेस एट रेस्ट, मतलब सॉरी, सर्कल एट रेस्ट, स्फेयर बोलो, चलो स्फेयर एट रेस्ट। स्फेयर एट रेस्ट। लैमी वैमी पे नहीं जाते भाई, तुम नॉर्मल लगा दो। लैमी थ्योरम लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं कर रहा, तुम नॉर्मल लगाओ, फंडामेंटल्स पे जाओ, उन सब पे मत जाओ अभी। अभी मत जाओ, बाद में जब मास्टर कर लो तब जाना। क्या रहा है? चलो मिनट खाने दो यार, तुम लोग करो जरा, टेक 2 मिनट्स। 10:59 पे मैं, या 10:60, चलो 10:60 का टाइम ले लो। तब तक सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका आंसर। टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अरे चाचा, 11 बजे, 11। सौम्य, मेरे को आंसर नहीं आता है, मैंने अपने आप से डाटा लिया है, मेरे को आंसर नहीं पता, मैंने अपने आप से डाटा लिया, डाटा मैंने अपने आप से लिया।
करो करो, टेक 2 मिनट्स मोर। सबका आंसर सही आना चाहिए बस। चलिए, हो गया टाइम। टाइम्स अप। अब सब पेन रख दीजिए, अब बस मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ओके। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करो ना, तुमने मेरी आदत देखी होगी, कभी भी किसी क्वेश्चन को अप्रोच करो ना, ऑलवेज गो विद द फंडामेंटल्स। ठीक है, चाहे पाथफाइंडर का हो, क्रोटोफ का हो, ठीक है, हाई फाई बातों पे नहीं जाना। जो हमने फंडामेंटल सीखा है क्लास में, ठीक है, उसे उन्हीं को फॉलो करते हो आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके चलिए। सबसे पहले सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना मैं इसका इस पे दिखाता हूँ कि इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। बिकॉज हमें पता है कि भैया ये वाला सरफेस रेस्ट पे है, तो उस पर मैं नेट फोर्स जीरो कर सकता हूँ, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में। ठीक है, कर सकता हूँ क्या मैं इसमें, बताऊँ जरा फटाफट। क्या मैं इस सरफेस को उठा लूँ और इस पे नेट फोर्स जीरो कर दूं? क्या मैं इस सरफेस को उठा लूँ और इस पे नेट फोर्स जीरो कर दूं, इस सर्कल को उठा लूँ, एफवीडी और स्फेयर को उठा लूँ? ठीक है, चलिए। स्फेयर देखिए, आ गया, अरे हाँ ये रहा। ठीक है, देखना जरा, क्या फोकस करना, थोड़ा ना कलर चेंज करते हैं ये। ठीक है, देखो जरा, क्या एक N1 ऐसे लग रहा होगा परपेंडिकुलर? अरे यार चच्चा, परेशान काहे कर रहे हो? ठीक है, क्या ये एक N1 ऐसे लग रहा होगा? ऐसे ना थोड़ी कलर वो बढ़ा दूं, रुको, घटा दूं मतलब, जस्ट गिव मी मिनट। अब ठीक है, ठीक है, क्या ये एक N1 लग रहा होगा ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट सरफेस? ठीक है, ओके। और N2 भी कुछ ऐसे ही लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सेकंड सरफेस, है ना? बस काम खत्म, काम खत्म। देखो जरा फटाफट, देखो ये हमारा N2 होगा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए कैसे आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। थोड़ी इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लो, पीछे एक्सटेंड। ठीक है, आपको पता है कि भैया ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, सेम फंडा आप उसमें लगाएंगे, सेम फंडा आप इसमें लगाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए ये 90 डिग्री पे है, ये 60, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, ओके। तो क्या मैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल सकता हूँ? क्या कोई बड़ी बात तो नहीं है मेरे लिए? बताइए। ठीक है, और एक नीचे के एमजी तो लगी रहा होगा इस पे, एक नीचे एमजी तो लगी रहा होगा इस पे। ठीक है, इसको मिटा दो, रुको, वहीं पे हो गया काम अपना। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये एंगल कितना है मेरा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है मेरा? 30 डिग्री। ठीक है, ओके। आपको पता है कि भैया, हाँ कॉम्पोनेंट लिख के इक्वेट कर देंगे, राइट? आपको पता है कि भैया एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्सेज लग रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में माइनस एक्स और एक्स को मिला के कितनी फोर्सेज लग रही है? फटाफट बताओ। क्या दो फोर्सेज लग रही है? दो, दो। N1 का cos 60 डिग्री कॉम्पोनेंट एंड N2 का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में। ठीक है, देखो कॉम्पोनेंट्स लोगे, N1 का यहाँ पे, N2 का यहाँ पे। N1 का एक परपेंडिकुलर, N2 का भी एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। देखिए, क्या एक बात बताओ कि, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। समझ नहीं आ रहा, धीरे बोल दे, धीरे बोल दे। ठीक है, ओके। तो क्या मैं दो मतलब कंपोनेंट्स को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मैं क्या इक्वेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, बताना जरा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मैं डायरेक्टली इक्वेट कर सकता हूँ, है ना? ठीक है, एक सेकंड, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, नया पे लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखूंगा मैं,
N1 cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू N2 cos 30 डिग्री। दिख रहा है? देखो, ये दिख रहा है क्या कि भैया N1 का एक कंपोनेंट यहाँ पे, N2 का एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली इतनी यहाँ पे जितनी फोर्स लग रही है उतनी फोर्स यहाँ पे लगनी चाहिए, तभी ये नहीं, तभी ये एक्स डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तभी इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कहीं भी नहीं है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ है और एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो डेफिनेटली N1 cos 60 डिग्री मेरा N2 cos 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ओके, मतलब N1/2 मेरा N2√3/2 के बराबर होना चाहिए। सौ में तुमने यही पे गलती की थी, तुम्हारा N1 = N2 आ रहा था शायद। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, और आपको पता है कि भैया वर्टिकल में भी कोई मोशन नहीं हो रहा, ये तो इन एक्स डायरेक्शन था, इन एक्स। ये आपको पता है कि भैया इन वाई का क्या सीन होगा, वाई वाई में क्या सीन हो रहा है कि ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, N1। ये कलर थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, कलर चेंज करो। N1 sin 60 डिग्री, N1 sin 60 डिग्री एंड N2 sin 30 डिग्री, ठीक है। ओके, ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितनी लग रही है, ऊपर की तरफ N1 sin 60 डिग्री, एक N1 sin 60 डिग्री लग रही है और एक N2 sin 30 डिग्री लग रही है। और नीचे की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, mg लग रही है। और कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में, हाँ लैम्स तो हम बाद में ही करेंगे। और कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में बताओ जरा फटाफट, क्या और कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रही है या नहीं लग रही? समझ गए ना सौम्या, ठीक है, नहीं लग रही, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे भैया, N1 sin 60 डिग्री, आप वेक्टर फॉर्म में लिखते रहिए, बट अब मैं मास्टर हो चुका हूँ, तो मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू mg, m कितना था मेरा 20, तो mg कितना होगा 200। वैल्यू निकालिए फटाफट, आंसर बताइए। N1 और N2 का आंसर बताइए फटाफट। N1 कितना आ रहा है, N2 कितना आ रहा है? कलर दिख नहीं रहा, कौन सा कलर नहीं दिख रहा? लाल वाला नहीं दिख रहा होगा, लाल वाला नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं इसको ऐसे लिख दूं, लाल वाला नहीं दिख रहा होगा, ठीक है रुको। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है N1 sin 60 डिग्री एंड N2 sin 30 डिग्री। N2 कितना आ रहा है 400/√3 प्लस √3, N2 कितना आ रहा है 400/√3 प्लस √3, और N1 कितना आ रहा है, N1 कितना आ रहा है फटाफट बताओ N1। क्या रितम कौन सी भाषा लिख रहा है यार? नो नो, नीचे प्लस होगा, नीचे प्लस होगा मतलब, समझा नहीं। अरे जल्दी बताओ यार, N2 की वैल्यू क्या आ रही है, किसने कैलकुलेट नहीं किया क्या? अच्छा, डिनोमिनेटर में √3 प्लस √3 आ रहा है, चलो तुम लोग निकाल के देख लेना यार, जो भी वैल्यू है रख लेना यहाँ पे N1 N2 की जगह। मैं थोड़ा छोड़ रहा, किसी ने निकाला नहीं क्या N1 N2 की वैल्यू, जो थोड़ा तमीज से भी बता सके। अजिंक्य निकाला तुमने N1 की वैल्यू? तो वैल्यू पुट कर दो ना mg की, m और g की वैल्यू पुट, अरे यार तुम लोग निकाल रहे हो ना, चलो टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम लोग करते रहना। एक पाथफाइंडर का सवाल करेगा थोड़ा सा, N1 400, अरे वो चला गया, छोड़ो लिख लेना, ठीक है, जो भी आंसर हो लिख लेना। मुझे निकालना था बट ज्यादा ज्यादा ही, जिनके देखो, अगर तुम पूरे क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व नहीं करो ना, एंड खैर चलो तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो। चलिए, पाथफाइंडर एक सेकंड मेरे को भी खोलने दो, देखने दो क्या सीन है उसमें। एक सवाल तो मिल ही जाएगा कराने लायक अभी के लिए, मत लिखा करो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा वो √3 वगैरह में होगा ना, ठीक है ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सबको दिख रहा है क्या? पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर सेकंड खोल लिया सबने? पाथफाइंडर एमसीक्यू 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 यार, एमसीक्यू, और कोई क्वेश्चन अभी कर ही नहीं पाओगे। दिख गया क्या? अरे चाचा, एनएलएम का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 यार, पेज भी बताना पड़ेगा, 2.4 दिख रहा है पे तो मेरे को,
2.4। क्या हो गया जिनके, क्यों सॉरी बोल रहे हो? ठीक है ठीक है, ओके। देखो, एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2। मे भी तबीयत ठीक नहीं लग रही यार, थोड़ा फीवर ना चढ़ जाए, वरना फिर क्लासेस पे दिक्कत आ जाती है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा मेरे साथ चलना, ठीक है? हाँ, थ्रेड वाला जिसपे एक वो है, ठीक है। इन द सेटअप शोन, अ थ्रेड इज टॉट बिटवीन अ नेल ए ऑन अ वॉल एंड अ नेल बी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ द थ्रेड बाय चेंजिंग लोकेशन ऑफ नेल बी। ठीक है, आपको नेल बी दिख रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि आप थ्रेड की लेंथ चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट नहीं है। आप थ्रेड की लेंथ बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ नेल बी, कि नेल बी कहाँ पे आपका। अगर आपने नेल बी को नीचे ले गए तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ऊपर ले गए तो लेंथ तभी भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी घटेगी, राइट? ठीक है। अब बीड दैट एंड दैट कैन स्लाइड ऑन द थ्रेड विदाउट फ्रिक्शन। मतलब देखो, इस पूरे ए बी थ्रेड में ना ऊपर ए की तरफ एक बीड है। बीड कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। बीड है, ऐसा होता है, ये होता है बीड। जैसे ऐसे थ्रेड जा रही है ना, इस वजह से बीड स्लाइड करता है, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी नहीं है इस पे, ठीक है। ओके, और क्या पूछ रहा है, ठीक है भैया। ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द थ्रेड सो दैट द बीड रीचेस द नेल बी इन शॉर्टेस्ट टाइम। क्या पूछा गया, जरा वापस देखो कि भैया हमारा व्हाट शुड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द थ्रेड, मतलब इस थ्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द थ्रेड, ये इस थ्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि बीट शॉर्टेस्ट टाइम में नीचे पहुंच जाए, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको ना होमवर्क टाइप ऑफ ले लो। आज की क्लास थोड़ी कम रखी हमने, क्योंकि 2-3 दिन से 2.5-2.5 घंटे की क्लास हो रही है। तो आज की क्लास इसको होमवर्क ले लो, तो होमवर्क समझा दिया मैंने क्वेश्चन। एक ये होमवर्क ले लो, और एक इरोडोव में, एक इरोडोव में मैं इसको स्लाइड में अटैच करूँ ताकि कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बी को जितना हो सके उतना नीचे ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सोचो थोड़ा। इरोडोव में आपका क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो, वो वो तुमसे कह रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, वो सवाल तुमसे पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। ओके, सबको बात समझ आ गई क्या? बताओ जरा फटाफट, आगे बढ़ा जाए क्या? हम्म, अच्छा, एक क्वेश्चन को अभी कराना है, क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल क्या मतलब, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 69 अभी कराता है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, लास्ट लास्ट है, एक लास्ट है, मैं यहाँ पे करा देता हूँ, रुको। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे कराना है। यूट्यूब का क्वेश्चन नंबर 69 खोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 69 इरोडोव। अरे इरोडोव चाचा, इरोडोव। और वो भी क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। पढ़ो मेरे साथ। अब बार बार मतलब ब्लॉक ऑफ मास है, समझ लो। इरोडोव की थोड़ी भाषा अलग है, तो आप भाषा में मत जाइएगा, ठीक है। A block of mass m resting on smooth horizontal plane starts moving due to a force F is equals to mg by 3 of constant magnitude. Very important चीज, of constant magnitude, not constant direction. पहली बात, in the process of its rectilinear motion, मतलब one dimensional motion, the angle alpha between the direction of the force and the horizontal varies with a is equals to alpha root s. Okay, where alpha is a constant and s is the distance traveled by the bar by the bar from its initial position. Find the velocity of the bar as a function of angle alpha. तुमसे पूछ रहा है भैया वेलोसिटी ऑफ बार बता दो एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। कर लोगे क्या? चल मैं ही करा देता हूँ, रुक जाओ, मैं ही करा देता हूँ। मेरे को डिस्कस नहीं करना है ना कल वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला इससे तुम फ्री हो जाओगे। पाथफाइंडर का एक सवाल कर लेना, और आज रात को मैं काइनेमेटिक्स के पाथफाइंडर के सवाल तुम्हें चिपका के दे दूंगा। भैया ये सब कर लाना, एक हफ्ते का टाइम दूंगा, फिर पूरे पाथफाइंडर डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है जरा एक बार सवाल को देख लीजिए। कह रहा है कि भैया आप पे ना ऐसा कुछ एक ब्लॉक है, रुको, अब बार ऑफ मास एम, इसका मास एम है, ठीक है। और उस पर एम जी बाई थ्री फोर्स लगाई है। अब आपको ये नहीं पता एम जी बाई थ्री हॉरिजॉन्टल लगाई है वर्टिकल लगाई है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लीजिए। ये आपका एम जी बाई थ्री है, एम जी बाई थ्री। इसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, बट डायरेक्शन इसकी बदल सकती है।
mg/3, ठीक है। ओके, और ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, मतलब वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, ठीक है। और इसके बीच का एक एंगल अल्फा है, इसके बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है। ओके, आपको दे रखा है कि भैया अल्फा जो है वो समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ, सॉरी, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इस पॉइंट से ये जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाता रहेगा, ठीक है, तो यहां से आप एस कैलकुलेट करोगे, जैसे जैसे एस बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं, देखिए अल्फा आपका डायरेक्टली एस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका एस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये अल्फा बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है, तो आप क्या थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या होगा, कि भैया कुछ क्षण बाद क्या होगा, ये अल्फा इतना ज्यादा हो जाएगा, ये एस मेरा, सॉरी, इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये कंप्लीटली 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर चलने लग जाएगा। मतलब पहले मोशन ब्लॉक का एक्स डायरेक्शन में, देन ब्लॉक का वाई डायरेक्शन में, देन क्या होगा बताओ, देन ये इसका कंपोनेंट बढ़ते 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 ऐसे आने लग जाएगा, फिर एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। फिर भी ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, बट अब लेफ्ट में आ रहा होगा, ऐसे 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 किसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। बन गया पाथफाइंडर का सवाल, नॉर्मल जीरो कर देगा, हाँ, पाथफाइंडर का सवाल बन गया, ठीक है। मेरी बुक में एक सवाल है इसका, इसी से चुरा है मैंने। चलिए, ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा। आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, आपकी बुक कब आएगी, अभी तो नहीं यार, अभी तो नहीं। आपसे पूछ रहा है भैया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बता दो, पर तुम लोग को एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा उसका, एक्सेस वेलोसिटी ऑफ एंगल अल्फा, तुम लोग को उसका एक्सेस मिल जाएगा वेबसाइट पे फटाफट। चलिए, क्या करेगा फटाफट बताइए, क्या करेंगे फटाफट बताइए, क्या करेंगे, कैसे कैसे अप्रोच करोगे इसको, वेलोसिटी पे जाना है, वेलोसिटी पे जाना है, यस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, एक्स डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं ओनली एक्स डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है mg/3 cos अल्फा इस इंस्टेंट पे, मैं इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ। क्या आपको थोड़ी सी फील आ रही है कि भैया इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, क्या आपको थोड़ी सी फील आ रही है कि भैया इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, इंटीग्रेशन की तरफ, थोड़ी सी अगर किसी को फील आ रही है, बिकॉज हर इंस्टेंट पे एंगल चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे एंगल चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा भैया डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए पकड़ लूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, ऐसी फील आ रही है सबको, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा बताइए, एक्स डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स मेरी mg/3 cos अल्फा है, तो क्या एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, क्या वो a = g/3 cos अल्फा होगा, तो बताना जरा, क्या ये मेरा g/3 cos अल्फा होगा ही नहीं होगा, और अल्फा मेरा किसके बराबर था, अल्फा मेरा किसके बराबर था, ए एस के, राइट, ए इंटू एस के, जहां पे एक कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ए क्या है मेरा, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि भैया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एस आ रहा है, ठीक है, तो आप ए को dv/dt तो लिखेंगे नहीं, बिकॉज हमें वेलोसिटी में जाना, तो ये बात याद रखना, ठीक है। ए को मैं dv/dt लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा, v dv/ds इज इक्वल टू g/3 cos as, समझ आ गया क्या, ओके। तो v dv इज इक्वल टू g/3 cos as, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था, आई गेस सबको याद होगा, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ओके। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा हुआ था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी पे जीरो है, फाइनल वेलोसिटी को ना कोई वी गेन करेगा, वही हमें निकालनी है, ठीक है। इनिशियल एंगल कितना होगा, इनिशियल एंगल, सॉरी इनिशियल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में निकाल रहे हैं, सॉरी सॉरी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, इनिशियल एट टी इक्वल्स टू जीरो, जीरो है क्या, जीरो, वेरी गुड वेरी गुड, सबने कह दिया भैया जीरो, और फाइनली कोई ना कोई एस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, हमें फंक्शन ऑफ एस ही निकालना, तो एस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या मेरा ये v² बाय 2 आएगा, ये मेरा v²बाय 2 आने वाला है, इज इक्वल टू g/3, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये आता है आपका साइन ए एस बाय ए, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका, तो जब आप यहां से v निकालने जाओगे, ठीक है, तो v क्या आ रहा है आपका, 2g sin as बाय 3a का होल अंडर रूट, ये फाइनल आंसर आ रहा है आपका। जब आपका वेलोसिटी आ रहा है, अरे बाप रे, जब आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एस पूछा था ना इसने, ये पूछा था आई गेस, हाँ, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, हाँ यही मतलब एंगल एल्फा ना, तो ए एस को तुम एल्फा ही लिख दोगे, एस की जगह तुम एल्फा ही लिख दोगे, सही आ रहेगा आंसर एवन,
सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ हीरो। इजी था, कुछ था ही नहीं सवाल में। चलो टिक कर दो। पहले लेक्चर में तुम्हारा हीरो का एक सवाल, पाथफाइंडर का एक सवाल। ठीक है, आज की क्लास का रिव्यू दे दो एक बार और फिर क्लास को एंड कर दो। आज की क्लास का रिव्यू। इजी थी आज की क्लास, लेवल वाइज इजी थी। एक्सप्लेनेशन वाइज बता दो एक बार, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। अब मैं हर क्लास के बाद मांगूंगा रिव्यू, वरना फिर बच्चे बाद में बोलते हैं। 100। भैया जस्ट अभी आया हूँ, क्या हुआ अभी तक बता दो। अभी तक क्या हुआ नितिन? यार अभी तक इतना हुआ कि अपना क्लास खत्म होने वाली है, बस हम जा ही रहे हैं। तुम भी जाओ, घर में दाल रोटी खाओ मस्त से, सो जाओ। रात हो गई, अब काफी रात हो गई। ये कल डिस्कस होगा ना पीएफ? हाँ, ये जो आज होमवर्क दिया है ये कल डिस्कस होगा। जो पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स वाला है जो बचा हुआ है, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। वो मैं बता दूंगा कब डिस्कस करना है। 10 दिन बाद, 10 दिन तक का तो टाइम दूंगा ही मैं यार। तुम लोग आराम से करना है। 19.23 आउट ऑफ 10 क्या? अरे बाप रे। चलो गाइस चलो, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? अरे बाप रे, आज 21 के 21 बच्चे बचे हुए हैं। डैम, वेरी गुड यार।